कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, MPESB PNTS नर्सिंग का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 10 जुलाई को होने जा रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि PNST नर्सिंग का जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा मध्य प्रदेश वाला, इसमें जो है हम आपके लिए अंतिम के दिनों में जो 10 जुलाई है, लमसम 5 से 6 दिनों का समय अब बच चुका है अंतिम के। और अंतिम के दिनों में मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आने के 100% चांस है, हम उसको कराने वाले हैं आपको बिल्कुल फ्री में। अब जो है आप लोगों की ये क्लासेज बिल्कुल फ्री में चलने वाले हैं अंतिम के 5 से 6 दिनों का। तो जो भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न जो अंतिम के दिनों में हम करा रहे हैं, जो गेस किया हुआ है, बिल्कुल आप इसे देख लो और कहीं ना कहीं याद कर लो। ठीक है, 100% प्रश्न यहीं से आएंगे, इसकी गारंटी है। तो 10 जुलाई हमारा टारगेट रहेगा, बिल्कुल पेपर यहीं से फंसने वाला है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलेगा, हम लोग फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं जिन्होंने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि किसी चालक की विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए, तो उसका नया प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? क्वेश्चन आपके सामने पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल बात सही है। यदि किसी तार की लंबाई हमारे पास दोगुना है, ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे लंबाई अभी मान लेते हैं एल है, ठीक है, मान लो लंबाई एल है, तो दो गुना कितना हो जाएगा, 2L। इसने कहा कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो किसी भी चीज का क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये लंबाई गुणे चौड़ाई करो, या अगर वर्ग में है तो भुजा स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से स्क्वायर जब करोगे आप, तो एल का स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, और दो का स्क्वायर 4L स्क्वायर हो जाएगा। तो एल से 4L पर जाना है, तो कौ गुना हुआ है, 4 गुना। तो 4 गुना आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक मरीज की आंख के डॉक्टर ने उसे सुधार के लिए एक विशेष लेंस का जो है चश्मा लगाने की सलाह दी। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक मरीज की आंख के डॉक्टर ने उसे सुधार के लिए विशेष लेंस के चश्मे लगाने का जो है सलाह दिया। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो जब भी निकट दृष्टि दोष होता है, तो आपको ध्यान देना है अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार हम लोग करते हैं। और अगर दूर दृष्टि दोष होगा, तो आपको उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर के रक्त का पीएच मान हल्का क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान हल्का क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 7.4 होता है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, अस्पतालों में एनेस्थीसिया
बेहोश करने या सुन करने के लिए के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस को जो है लॉफिंग गैस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। और अगर आपको बात की जाए लॉफिंग गैस सीधा सीधी अगर, तो आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है लॉफिंग गैस। ये बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट के भीतर होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो इस प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते चलें। ग्रेना जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है जो पत्तियों के झड़ने और रंध्रों को बंद करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट उत्तर बताएंगे निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का जो है तनाव हार्मोन कहा जाता है जो पत्तियों के झड़ने और रंध्रों को बंद करने के लिए जिम्मेदार है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल, बिल्कुल राइट उत्तर है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है जो गले में स्थित होती है और उपापचय को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है जो गले में स्थित होती है और उपापचय को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कोरोनरी धमनी में रुकावट या ब्लॉक आ जाने के कारण जब मानव हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन मुक्त रक्त नहीं पहुंच पाता तो व्यक्ति को कौन सा गंभीर आपातकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हार्ट अटैक, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें करेक्ट वर्ब की पहचान करनी है। लिखा हुआ है कि नाइदर द नर्स नॉर द डॉक्टर्स, उसके बाद से यहाँ पे डॉट छोड़ा है, पेरेंट्स इन द इमरजेंसी वार्ड यस्टरडे। तो प्रेजेंट के पहले यहाँ पे जो है आपको बताना है डॉक्टर के बाद, डॉक्टर्स के बाद क्या जो है भरा जाएगा। तो देखिए डॉक्टर्स लिखा है तो हमेशा वेयर का प्रयोग करते हैं क्योंकि बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर बी का ही उपयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ फॉर द गिवन सेंटेंस। हमें पैसिव वॉइस बताना है जो सेंटेंस दिया गया है। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज बेइंग
हमेशा आईएनजी जब लगा हो तो आपको बेइंग का उपयोग करना पड़ता है। और वर्ब के तीसरा रूप एग्जाम का क्या हो जाएगा, एग्जामिनेड बाय द डॉक्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में वृक्क की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है जो रक्त को छानने का जो है कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। मानव शरीर में वृक्क की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है जो रक्त को छानने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जिन्हें बताया है नेफ्रॉन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, स्तनधारियों के हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, स्तनधारियों के हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलाने से रोकते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 4 कक्ष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है अनुवांशिकी के पिता कहे जाने वाले जो है ग्रेगर जोहान मेंडल ने अपने अनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर शोध किया था। क्वेश्चन आपके सामने 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है उद्यान मटर, बिल्कुल राइट उत्तर है। मटर के पौधे पर जो है इसका उपयोग किया गया था सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली जो है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, ठीक है। क्योंकि अंतिम के दिनों में अगर आपको बेहतर तरीके से एक सीट पक्का करना है तो कहीं ना कहीं जो अंतिम के क्लास हो रहा है इसको आप बेहतर तरीके से रट जाओ, ठीक है। एंड्रीनेलिन अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल जो है संख्या 46 होती है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में किस गुणसूत्र की जो है त्रिसूत्रता के कारण विकृत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल जो है संख्या 46 होती है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण विकृत आ जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पौधों की जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक ऊपर पहुंचाने के लिए कौन सा जो है जटिल अस्थायी ऊतक जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जिन्होंने बताया है जाइलम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है कोशिका का श्वसन केंद्र या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है जहाँ क्रेसप्स चक्र के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, सूत्रकणिका या माइट्रोकांड्रिया, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जीव वैज्ञानिक को
वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं थियोफ्रेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आवृत बीजी पौधे में दोहरा निषेचन एक अनूठी विशेषता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंत में किस त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है जो भ्रूण को पोषण देता है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भ्रूण पोषक, भ्रूण पोष, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विषाणु अनुवांशिकी पदार्थ और प्रोटीन कोट से बने होते हैं। तंबाकू के पौधों में पाए जाने वाले जो है टीएमवी वायरस का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। विषाणु अनुवांशिकी पदार्थ और प्रोटीन कोट से बने होते हैं। तंबाकू के पौधों में पाए जाने वाले टीएमवी वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे तंबाकू मोसैक वर्जन वेरियस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इस रासायनिक प्रक्रिया को अनुवांशिक परिभाषा के अनुसार क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑक्सीकरण, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने परमाणु भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने परमाणु भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हेनरी बेकरेल, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर जाना न्यूटन के गति के किस नियम तथा किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं, रॉकेट का अंतरिक्ष में ऊपर जाना न्यूटन के किस गति के नियम से रिलेटेड है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि न्यूटन के गति के तीसरा नियम रेखीय संवेग संरक्षण, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यहाँ पे, आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है जो दाब, आयतन और तापमान के बीच के संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 जिन्होंने बताया है पीवी बराबर एन आर टी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम होता है जिसके बाद आयतन बढ़ने लगता है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम होता है जिसके बाद आयतन बढ़ने लगता है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, इंग्लिश का प्रश्न है,
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में हमें सही चुनना है। ए लार्ज नंबर ऑफ नर्सिंग कैंडिडेट्स, उसके बाद से यहाँ पे आपको क्या भरा जाएगा यही पूछ रहा है। अप्लाइड फॉर द MP PNST एग्जाम दिस ईयर। देखिएगा यहाँ पे अप्लाइड के पहले जो है आपको क्या भरा जाएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कैंडिडेट्स लिखा है तो हैव लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 27 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। द डॉक्टर said to me to the patient, take this medicine twice a day। बताइएगा, इसका जो है आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या लिखा है, अकॉट का जो है सिनोनिम्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सेवरल या शार्प। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिलिंग इन द ब्लैंक। सी इज, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑनरेबल, स्टाफ नर्स। हूँ, सेवरल, पेशेंट, सेफ्टलेसली। अब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा एन। ऑनरेबल के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस डेट कंटेंट ग्रामेटिकल एरर। हमें ग्रामर वाला पोर्शन में देखना है कि कहाँ पे एरर है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, उसके बाद से लिखा है अंतिम नो एरर। तो यहाँ पे द पेशेंट लिखा गया है, यहीं पे एरर है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें वर्ड दिया है स्टेरियल, स्टेरियल का जो है क्या चुनना है, एंटोनिम। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, फर्टिकल, फर्टिकल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग द वैकेशन। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, द वैकेशन इज बेइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द नर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसका बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार का बने। क्वेश्चन आपके सामने 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण बताइएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि किसी एम्बुलेंस के सायरन की ध्वनि की आवृत्ति हमारे पास आते समय बढ़ती हुई और दूर जाते समय घटती हुई महसूस होती है, तो इस तरंग प्रभाव को क्या कहा जाता है।
तो इस तरंग प्रभाव को आपको याद रखना है, डॉपलर प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से चल रही है। यदि इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है तो 5 सेकंड बाद कार का अंतिम वेग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके किस बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है जिसके मोजले का नियम भी कहा जाता है, जिसे मोजले का नियम भी कहा जाता है, बताइएगा। तो मोजले क्या दिया था? परमाणु क्रम, परमाणु क्रम, परमाणु क्रम के बढ़ते प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी, या प्रोटॉनों की संख्या कह सकते हो आप। अगला प्रश्न है, कार्बनिक रसायन में एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात श्रेणी के औद्योगिक का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा CnH2n+2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए अस्पतालों में प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा कमजोर कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो प्रश्न है इसका जो है राइट उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये सभी लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है जिसके राइट उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको डेली क्लास करना है सुबह शाम तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।